बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो मिलेंगे आपसे अपने खास कार्यक्रम इस वक्त के साथ। फिलहाल नमस्कार। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के बारे में, जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, इस पर चर्चा करेंगे और जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे सुशासन की और सुशासन के अटल मंत्र की। सुशासन के सशक्त सूत्रधार अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। किस तरह से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है और क्या है इसके मायने, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मिशन 2024, सनातन विरोध के बाद अब भाषा विरोध, तो क्षेत्र, भाषा और सनातन जैसे तमाम मुद्दों पर विरोध के बाद जो देश की राजनीति है, जो सियासत है, वो गर्मा गई है। किस तरह से ये सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ हो रहा है। पुंछ हमले के बाद सघन तलाशी अभियान जारी है, इस विषय में भी आपको ताजा अपडेट से रूबरू कराएंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर में मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हुए शामिल। दशकों से लंबित हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को सौंपा बकाया चेक। खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की भी रखी आधारशिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। प्रधानमंत्री ने कहा, मां भारती के लिए अटल जी का समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा का स्रोत। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर देश उनके योगदान को कर रहा है याद। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन।
विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आज पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का करेंगे विमोचन। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल से मुलाकात के बाद कहा, नए मंत्रिमंडल गठन के साथ ही प्रदेश की बेहतरी के लिए करेंगे काम। विवादों के बीच टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री। बीजेपी ने कहा, ऐसी हरकतें टीएमसी के संस्कारों को दिखाती हैं। राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन पर कल्याण बनर्जी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। और सनातन विरोध के बाद यूपी बिहार के लोगों पर डीएमके के दयानिधि मारन की अभद्र टिप्पणी से गरमाई राजनीति। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने इंडी गठबंधन और नीतीश लालू की चुप्पी पर उठाए सवाल। वहीं यूपी कांग्रेस के एक नेता ने कहा, इंडी गठबंधन में नहीं शामिल है अखिलेश यादव। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे सुशासन के अटल मंत्र की। किस तरह से सुशासन के एक सशक्त सूत्रधार थे अटल बिहारी वाजपेयी और उनके दिखाए मार्ग पर किस तरह से चलने की कोशिश की जा रही है सुशासन दिवस के जरिए। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 99वीं जयंती अटल जी की जयंती पर मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी पीएम, लोकसभा अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अटल जी की जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में वो जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका दूरगामी प्रभाव देश पर पड़ा। अटल जी ने पारदर्शी शासन व्यवस्था, गांव गरीब तक योजनाओं की पहुंच और गुड गवर्नेंस पर विशेष ध्यान दिया। वो राजनीतिक सत्ता को सेवा का माध्यम मानते थे। उन्होंने सदन में एक चर्चा के दौरान कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज ये शुचिता की राजनीति का सूक्त वाक्य बन चुका है। अटल जी के राजनीतिक सिद्धांतों को पालन करने वाले नेता रहे। राजनीति में शुचिता के सवाल पर एक बार उन्होंने कहा था कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आए भी तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, अटल जी ने गांव, गरीब, किसान तक हर सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नया तंत्र विकसित किया। अटल जी ने वित्तीय अनुशासन के प्रबल पक्षधर अटल जी की नीतियों का ही असर था कि 1998 से 2000 के दौरान देश के औसत विकास दर 8%, मुद्रास्फीति दर करीब 4% और रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार था। अटल जी के आदर्श को मानते हुए मोदी सरकार भी पारदर्शिता, जिम्मेदारी, भागीदारी, खुलेपन, कानून के शासन और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। मां भारती के लाडले अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इतने साल पार्लियामेंट के गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से, निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना,
ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है। छोटी सी बात में भी व्यंग करना, उनकी विशेषता, कितना ही माहौल, हमारी पार्टी मीटिंग में कभी माहौल गरमाया भी हो तो ऐसी छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण करते थे। यानी एक प्रकार से परिस्थिति को साध लिया था, अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। शैलेंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी और जिसको कहते हैं कि राजनीतिक शुचिता के वो प्रतीक बन चुके हैं। जब हम बात करते हैं कि उनके जन्मदिन पर किस तरह से शासन को, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, कैसे समझे इस सुशासन को और क्या कुछ इसके आयाम हैं, कैसे समझाना चाहेंगे आप? देखिए, इस बात का फैसला किया गया था कि उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। जिस तरह का उन्होंने शासन दिया जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर देश को आगे ले जा रहे थे, और हमने देखा कि तमाम ऐसी योजनाओं को उन्होंने लागू किया जिसे हम गुड गवर्नेंस के लिए एक मील का पत्थर कहते हैं। चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से उनके कार्यकाल में निर्माण हुआ, और उससे जो आर्थिक प्रगति के रास्ते पर हम आगे गए। हमें नहीं भूलना होगा कि पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था 8% के आंकड़े को छुई थी। उस वक्त, उस दौर में जब तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे कदम उठाए थे, ऐसे उनकी सरकार ने फैसले लिए थे, जिसकी वजह से हमने देखा था कि 2002-2003 में अर्थव्यवस्था का जो आंकड़ा है वो 8% से ऊपर गया था, जिसे कभी एक तरह से असंभव मान लिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और दूसरी तरफ सुशासन का अर्थ ये है कि न केवल आर्थिक प्रगति हो, बल्कि उस प्रगति का लाभ समाज के पायदान पर खड़े, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिले, जो दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। तो हमने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, हम जानते हैं कि आज किसानों के पास बड़ी संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड है, जिससे उनको साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो वो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी, किसानों की चिंता उन्होंने की थी। इस तरह से तमाम ऐसी योजनाओं को लागू किया गया था जिससे देश में एक उद्यमिता का माहौल बने, और हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार उसको और आगे ले जा रही है। चाहे वो किसानों के लिए तमाम योजनाओं की बात हो, या फिर एक तरह से देखें कि बड़ी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की बात हो। यहाँ ये नहीं भूलना होगा कि दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार ने देश को आर्थिक तौर पर तो मजबूत बनाया ही, साथ ही साथ दुनिया के सामने हम एक बड़े शक्ति के तौर पर उभरे। जब हम परमाणु संपन्न देश के तौर पर हमारी एक तरह से मान्यता हुई, जब हमने देखा कि पोखरण के बाद जिस तरह से भारत ने दुनिया के तमाम प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद ये दिखाया कि भारत कितनी तेजी से प्रगति कर सकता है अपनी क्षमता पर, और वही एक तरह से वो आत्मविश्वास भारतीयों में पनपा कि हम अपने विकास के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक और है। दुनिया के प्रतिबंधों के बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं। शैलेंद्र, आपने देखा कि किस तरह से जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीतियां रही हैं, जो उनका सिस्टम रहा है, जो उनका स्टाइल रहा है, उसको फॉलो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन राजनीति की बात करें, सीधे सीधे अगर सियासत की बात करें, तो उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हो सकते हैं, जब वो कहते हैं कि ऐसी सत्ता को जो पार्टी तोड़कर मिलती हो या दल बदल करके मिलती हो, उसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूं। तो जो राजनीतिक शुचिता की बात हो या फिर राजनीतिक ईमानदारी की बात हो, उसके लिए भी वो बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। ये देखिए, 1998 में जब विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई थी वाजपेयी सरकार, उस वक्त का जो उनको लोकसभा को संबोधन था, संसदीय राजनीति के सबसे बेहतरीन संबोधनों में से एक था। हम जानते हैं कि उसे करोड़ों बार एक तरह से सुना जा चुका है यूट्यूब पर, और किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी कि सत्ता आती है, आएगी, जाएगी, सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है कि राष्ट्र प्रथम, उसको न केवल वो कहते थे बल्कि उसको जीने का काम अटल बिहारी वाजपेयी अपने कार्यकाल के दौरान हो या पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान हो, वो करते नजर आते थे। और यही वजह है
कि ये कहा जाता था किसी भी राजनीतिक दल में उनका कोई विरोधी नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के विरोधी थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिभा के कायल थे, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करते थे। तो पार्टी से इतर एक तरह से देखें उनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत ज्यादा थी, और यही वजह है कि जब पहली बार एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में एक तरह से सत्ता मिली, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कद था, उनकी जो लोकप्रियता थी, वो सबसे बड़ा कारण मानी गई, जिसकी वजह से एनडीए के तमाम सहयोगी जो आज तक हम जानते हैं कि कई बार सहयोगी रहे, वो एनडीए के साथ जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े, और सफलतापूर्वक पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने पूरा कार्यकाल पूरा किया था अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में। तो ये राजनीति के इतिहास के पन्नों में, भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और उसके साथ साथ कि सिर्फ कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, सुशासन क्या होता है, हम जानते हैं कि 3 राज्यों का गठन करने का काम वाजपेयी सरकार ने किया था। आज देखें उसमें उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वो अपनी प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर किस तरह से तमाम कालजयी फैसले लेने की बात हो या फिर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भलाई की बात हो, वाजपेयी के समय के शासनकाल को हमेशा याद किया जाता रहे। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आप अभी इस बात को सेकंड कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर वो अटल जी से आज प्रेरणा पा सकते हैं। और आपने जैसा कहा कि राजनीति में भी उनका कोई शत्रु नहीं था, इसलिए उनको अजात शत्रु अटल भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे मिशन 2024 की, जिसमें सनातन विरोध के बाद अब भाषा विरोध भी सामने आ गया है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे मिशन 2024 की, जिसके लिए सभी पार्टियां प्राणपण से लगी हुई हैं। और इसमें सनातन विरोध के बाद अब भाषा विरोध सामने नजर आ रहा है। बात हो रही है तमिलनाडु की सियासत की, बात हो रही है डीएमके की सियासत की, और बात हो रही है दयानिधि मारन के स्टेटमेंट की। तमिलनाडु बीजेपी के नेता दयानिधि मारन ने एक वीडियो शेयर करते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछा है कि आखिर वे चुप क्यों है। यह अन्नामलाई ने, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दयानिधि मारन का वीडियो शेयर किया। डीएमके के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन कहते हैं कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में शौचालय साफ करते हैं। अन्नामलाई इसे डीएमके की सियासत का हिस्सा मानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोहब्बत की दुकान से इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला। सवाल नीतीश कुमार से भी है कि उन्होंने सत्ता मोह में क्यों चुप्पी साध ली। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव डीएमके को सामाजिक न्याय का पुरोधा मानते हैं, लेकिन डीएमके के नेता के बयान की निंदा भी करते हैं। तो दोनों एक साथ किस तरह की राजनीति है, समझने की जरूरत है। सत्ता समीकरण को सहेजने में लगी इंडी गठबंधन के नेता कभी सनातन को जड़ मूल से खत्म करने की बात करते हैं, तो कभी भाषा के आधार पर गाली देते हैं। बीजेपी राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। रामचरितमानस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर खामोशी से सवाल खड़े करती है। मिशन 2024 की सियासत में उलझी गठबंधन की सियासत के सामने एजेंडा साफ नहीं है। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा नाराज हैं, लेकिन कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि आखिर अखिलेश की दुकान बंद हो गई है, वे अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उनका दावा है कि सपा हिंदू विरोधी पार्टी है। जानकार मानते हैं कि क्षेत्रीय दलों के बढ़ते दबाव को लेकर गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला काफी उलझ गया है, और सीट शेयरिंग ही जो एक बड़ी चीज थी। जाहिर है क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में ड्राइविंग सीट चाहते हैं, और कांग्रेस महज सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहती, क्योंकि कांग्रेस भी ड्राइविंग सीट चाहती है और जो सहयोगी दल हैं वो भी। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के बढ़ते प्रभाव में जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर तोड़ने की कोशिश भी जारी है, लेकिन जवाब आखिरकार जनता को ही देना है।
तो जवाब जनता को देना है और इस पूरे विषय पर जो एक घमासान सा मचा हुआ है उसके विषय में भी बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि आजकल लोग जानबूझकर ऐसा बोलते हैं ताकि उन्हें कुछ लाभ मिले, लेकिन उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, सब एकजुट हैं। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के बारे में डीएमके सांसद दयानिधि मारन के कथित बयान को लेकर उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार के लोगों की मांग देश भर में है। उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर है पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। और विवादित बयान को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए और इंडी गठबंधन से डीएमके को बाहर करना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार और लालू यादव को चुप्पी तोड़नी चाहिए और इंडी गठबंधन से डीएमके को बाहर निकाल करना चाहिए। ये कोई पहली बार बयान नहीं दिया है। ठीक है आपने कि सनातन धर्म को जिस तरह से गालियां दी गई और बिहार के लोगों को, हिंदी भाषियों को लगातार गालियां दी जा रही है। देखिए, जो तेलंगाना का चुनाव हुआ, उस तेलंगाना के चुनाव के बाद ये उत्तर दक्षिण का विवाद पैदा करना चाहते हैं। को लगता है कर्नाटक में चुनाव जीत गए, केरल में उनकी सरकार है और तेलंगाना में चुनाव जीत गए, तो ये उत्तर दक्षिण का एक भेद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए उत्तर भारतीयों को गालियां दे रहे हैं और ये जो भी कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी खड़गे साहब के इशारे पर हो रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जयराम विप्लव जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयराम विप्लव जी, स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा, हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम देश में एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, मिशन 2047 की बात करते हैं, सुशासन दिवस की बात में करते हैं, उसी बीच में बात यह भी होने लगती है कि सनातन का विरोध होने लगता है, भाषा और धर्म जाति के आधार पर बांटने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। किस तरह से राजनीतिक दल जब देश को आगे लेके चलने की बात करते हैं तो कहां ये सारी चीजें कहां स्टैंड करती हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सीधे सीधे ये है कि आप इस चीज को इसमें समझ सकते हैं कि मिशन 2024 की ये अपनी अपनी सियासत है और ये अपनी अपनी सियासत में जो अभी आप सुशील मोदी को सुन रहे थे कि जब उन्होंने कहा कि तेलंगाना जीतने के बाद कैसे कांग्रेस की तरफ से उत्तर और दक्षिण का एक डिवीजन शुरू हुआ था और कहा गया था कि मोदी उत्तर भारत तक ही है तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण भारत के जब कोई ऐसे लीडर डीएमके का जब इस तरह के बयान आता है, दयानिधि मारन ने जिस तरह की भद्दी भाषा में और अभद्र भाषा में बिहार के खास करके वो हिंदी भाषा भाषी पूरे रीजन के लोगों के बारे में उन्होंने जो रिमार्क किया है, टिप्पणी दी है, तो जाहिर सी बात है आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो उत्तर और दक्षिण करने में उनको एक सियासी फायदा मिलता हुआ दिखता है। और इसमें जो धर्म संकट है वो कांग्रेस के लिए है। इस राजनीति में अगर आप ये देखें, जब भी चाहे वो सनातन की बात करते हुए आए हों या रामचरितमानस के वहाँ पे इतने सारे जनता दल आरजेडी से लेके और पूरे सपा के नेताओं का जिस तरह का अभद्र बयान आपने सुना होगा, लेकिन इन सारे बयान में अगर इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में कभी इसकी चर्चा नहीं हुई, कभी इस बात को लेके कोई एक निंदा प्रस्ताव नहीं हुआ, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे सनातन विरोध को लेके और इस भाषा को लेके, इन सब विरोध को लेकर आप मान लेते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में होने वाली चीजें इंडी गठबंधन पे दबाव नहीं बनाता है, लेकिन जनता के बीच में जिसके पास स्वाभिमान है
जिसकी अपनी मर्यादा है, जिसको अपना देश और अपने राष्ट्र की चिंता है, उसे पता है कि इस बयान का मतलब क्या है। दूसरी बात कि जब आप देख रहे थे कि तेजस्वी यादव कितने हल्के तरीके से इस बात की व्याख्या कर रहे थे कि वो बता रहे थे कि बिहार के लेबर्स की मांग जो है पूरे देश में है, मतलब बिहार एक लेबर इंडस्ट्री है, लेबर डिपो है। और ये लेबर डिपो किसने बनाया, क्यों बना है, बिहार के लेबर को क्यों जाना पड़ रहा है, बिहार के पढ़े लिखे लोग हों या आप कह सकते हैं कि मजदूर तबके के लोग हों, उनको जाना पड़ता है। कोई ऐसे इच्छा से तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं या कर्नाटक जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं या उत्तराखंड के उस माइनिंग के में जा रहे हैं। वो जा रहे हैं कि उनको वहाँ काम चाहिए, उनको जरूरत की गारंटी चाहिए, उनको एक जीवन चलाना है। और ये सियासत जब होती है तो वो कहते हैं, तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के तो पुरोधा डीएमके है। मैं इसकी निंदा करता हूं कि उन्होंने बिहारी के और बिहार के लोगों के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है। मैं इन सब चीजों से अलग एक बात देखने की कोशिश करता हूं निखिल, कि इन सब चीजों में अगर आप देखें तो जिन लोगों को ये पता है कि एक खास वर्ग के लोगों को टारगेट करके, खास रिलीजन को अलग करके, आप अभी देखिए सीधे सीधे आपके सामने उदाहरण है, रामलला की जो मूर्ति का स्थापना 22 तारीख को है, सारे पार्टियों को अभी निमंत्रण पत्र दिया गया है, सारे बड़े बड़े लीडरों को दिया गया है। उसमें आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से जो टॉप लीडर्स हैं, चाहे सोनिया गांधी का हो या खड़गे जी का हो, कोई अभी तक ये कमेंट नहीं आया है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी हैं, उनके तरफ से कहा गया है कि वो नहीं जा रहे हैं, कम्युनिस्ट के लोग नहीं जा रहे हैं। ये नहीं क्यों जा रहे हैं? अब आप कल्पना कीजिए कि शायद कोई दूसरे मजहब का ये अगर हो तो वो जाने से पहले अपना अभी तक बुक करा लिए होते कि वहां उनको जाना है। तो ये जो परसेप्शन बनाने की सियासत भारत में है, और इस बात को ये लोग कुछ लोग बल दे रहे हैं, वो इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने देखिए कि राम मंदिर का शिलान्यास ये एक संप्रदाय में बांध रहे हैं। विनोद जी आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, विनोद जी आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे भोपाल, जहां इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सुनने निर्माण के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या पलट नहीं करता। एक बार चर्चा में अपनी वापस लौटते हैं और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से चाहे सनातन की बात हो या क्षेत्र धर्म की बात हो, उसको लेकर के लगातार जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो मिशन 2024 को साधते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए बाधा भी खड़ी करते हैं। विजय कौशिक जी, आपको नहीं लगता है कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान से सारा जो है मोहब्बत की जो खुशबू है वो पूरे देश में फैलाई जा रही है, लेकिन आप ही के गठबंधन में जिसमें जो डीएमके पूरी तरह से शामिल है, कभी सनातन का विरोध करती है, कभी आपके ही गठबंधन में शामिल लोग रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, और अब आपने सुना कि यूपी और बिहार के लोगों के लिए किस तरह की अनर्गल और अभद्र टिप्पणी की गई। कोई भी बयान राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है। किस तरह से आप बनाए रखेंगे डीएमके को इस गठबंधन में? देखिए निखिल भाई, सबसे पहले तो मैं विनोद भाई साहब की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने कितनी चतुराई से देश के सामने प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों को एक्सपोज कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में राजनीतिक दलों के मुद्दे क्या रहेंगे। बहरहाल जहाँ तक डीएमके की बात है, दयानिधि मारन की बात है और गठबंधन की राजनीति की बात है, तो मैं देश की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि अभी हमारा ना तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फिक्स हुआ है, ना ही हमारा कोई सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला हुआ है। अभी अगर हम किसी से भी कुछ भी कहेंगे तो ये वैसी ही बात होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन दयानिधि मारन ने जो बयान दिया है
निश्चित तौर पर हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और अगर देश का संविधान हमें इजाजत देता तो हम ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देते जो दो समुदायों के बीच में झगड़ा कराने की सोच रखते हैं, जो भाई को भाई से लड़वाते हैं, जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं अपने बयानों के माध्यम से। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देती, लेकिन हमारी अपनी एक मर्यादाएं हैं। और मैंने कहा कि अभी हमारा अलायंस कोई पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। उन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर हम जनता से अपेक्षा रखते हैं कि दयानिधि मारन जैसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। अगर ये उत्तर भारत में आते हैं तो इन्हें भी उन कामों को करने पर मजबूर करवाया जाएगा जिसके बारे में ये अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर भारत के लोगों को। और ये देश के लिए भी शर्मनाक स्थिति है और मोदी सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनिए मेरी बात जी, हमारे देश में जो हिंदी की दुर्दशा कर रखी है इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। अरे हिंदी बोलने वालों को, लिखने वालों को ज्यादा से ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। मान लीजिए हरियाणा की हाई कोर्ट है या तो जो कांग्रेस की सरकारों में अहमियत मिलती थी तब भी वो विरोध करते थे, आपको याद होगा। शुरू कराइए। देखिए ये हमारी विमर्श का विषय आज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की सरकारों में इससे पहले जब होता था तब भी वो साउथ के लोग इसी तरह से विरोध करते थे। अब तो बल्कि चीजें थोड़ी मटीरियलाइज हुई हैं, लेकिन इस तरह की चीजें बार बार आती हैं। और आप कह रहे हैं कि आपके गठबंधन बनाएंगे जो दयानिधि मारन जैसे लोग कोई भी बकवासबाजी करने के लिए अपने आपके नेता का आपके पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया, सनातन को लेकर के नहीं आया, रामचरितमानस को लेकर के नहीं आया, और अब जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है उस पर भी नहीं आया। आप कह रहे हैं कानून बनाएंगे और मोदी इस पर फैसला ले। गठबंधन के साथी आपके हैं और फैसला मोदी लें। फिलहाल चलिए जयराम विप्लव को लेकर आते हैं। जयराम विप्लव जी, आपने सुना कि विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि इस पर मोदी फैसला लें, क्या किस तरह का रिएक्शन आप देंगे? और खासतौर पर यह भी समझना चाहेंगे कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं बीजेपी कैसे इसको देखती है, कैसे निपटने की कोशिश करेगी? भारतीय जनता पार्टी देश तोड़ने वाले हर स्टेटमेंट का, हर बयान का पुरजोर खंडन करती है, उसका विरोध करती है, सड़कों पर भी उतरकर करती है, और जहां हमारी सरकार है वहां ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में भी डालती है। देखिए, ये जो देश तोड़ने के षड्यंत्रों की ये श्रृंखला है, ये नई नहीं है। भारत को भाषा के नाम पर लड़ाया जाता रहा, भारत को मजहब के नाम पर बांटा गया, भारत में जातीय नरसंहार कराए गए, भारत को प्रांत के नाम पर लड़ाने की कोशिशें भी हुई, और ये घमंडिया गठबंधन वापस वही कर रहा है। ए.के. स्टालिन, ए. राजा, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव, 4 अलग अलग दलों के नेताओं का सनातन और हिंदू धर्म के प्रति क्या बेहुदा अपमानजनक अभद्र बयान था, ये किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद जब उससे काम नहीं चला तो डीएमके के एक नेता ने सदन के भीतर उत्तर और दक्षिण की राजनीति के मकसद से गौमूत्र स्टेट वाला बयान दिया। उससे भी जब काम नहीं चला तो अब घमंडिया गठबंधन के बैठक के दूसरे ही दिन ये बयान आता है कि यूपी बिहार खासकर हिंदी बोलने वाले लोग टॉयलेट साफ करते हैं, और इस पर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, जितने इनके गठबंधन के सितारे हैं, सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। यानी धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर और भाषा के नाम पर ये जो आग लगाने की कोशिश है उसको मौन समर्थन इन सब का हासिल है, और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही एक बात का विश्वास मैं भी दिला देता हूं, याद रखिएगा, ये जो जहरीली जुबान का जहर है इसको भारत की जनता ही उतारेगी। संकेत उन्होंने 2023 में भी दिए हैं, आप सुधर नहीं रहे, 24 में आपको मिट्टी में मिलाएगी। ठीक है, इस पर बहुत जल्दी से विजय कौशिक जी, समय लगभग समाप्त हो रहा है, बहुत संक्षेप में आपका जवाब चाहेंगे कि आप कहते हैं कानून लेकर आएंगे, मिट्टी में मिला देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। उससे पहले सीधे कह दीजिए कि भाई आपके लोग इस तरह का स्टेटमेंट्स देते हैं, हम आपके साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, वो तो आज आपके हाथ में है, तो ये दोनों एक साथ कैसे चल रहे हैं? देखिए, जब गठबंधन होता है तो उसमें यह तय होता है कि किन मुद्दों पर कौन कौन क्या क्या बोलेगा, क्या सोच रखेगा। जब उस सोच को लेकर एक सहमति बन जाती है, जब गठबंधन बनता है तो आप बता दीजिए कि नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट्स पे हमारी सहमति नहीं है, आपको तो भर्त्सना कर ही देनी चाहिए। बिल्कुल, जब ये बात होगी तो हम ये कहेंगे
कि भाई जो इस तरह की बातें करेगा, जो इस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करेगा, उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। वो लोग या तो गठबंधन से बाहर होंगे या कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें गठबंधन से बाहर निकाल दिया जाएगा। रही बात, आपने एक बात कही कि भाई पार्टी की तरफ से सभी नेता क्यों नहीं बोलते। देखिए, हिंदुत्व और हिंदी, क्योंकि देखिए जिस देश की अपनी कोई मातृभाषा नहीं है उस देश को गुलाम बनाना बहुत आसान है। हमारी मातृभाषा है हिंदी, हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए, हिंदी बोलने वाले लोगों को नौकरी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। यूपी बिहार की भी बात कर रहे हैं, सुनिए ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, उसने एक बात कही दयानिधि ने कि भाई नौकरियों में इंग्लिश बोलने वालों को प्राथमिकता मिलती है। अरे वो यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, गिरोह को तोड़ना नहीं सुनिए ना। उन्होंने ये भी कही थी इंग्लिश वाली बात, तो हम ये कह रहे हैं हिंदी के साथ साथ अब हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से, ठीक है भाई, आप ये देखिए ना, भाई बिहार में हिंदी बोलते हैं, कौन कहता है कि नहीं बोलते। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जो बात कही है इसकी हम निंदा करते हैं। देश को बांटने का ये षड्यंत्र है। ये दोनों संग चलने वाली बात है। हमारे प्रोड्यूसर हमें लगातार कह रहे हैं कि इस चर्चा को इसलिए कार्रवाई करनी चाहिए। समय बिल्कुल नहीं हमारे पास। राहुल गांधी क्यों मुंह में टेप लगाए हुए? अरे भाई साहब, मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? अरे आपके गठबंधन के साथ मोदी जी क्यों नहीं बोला? ये एक अच्छा हिसाब है। फिलहाल चलिए आप सभी लोग शांत हो जाइए, लेकिन ये एक अच्छा तर्क मुझे लग रहा है बिल्कुल हास्यास्पद कि आपके गठबंधन के साथी है, आप कह रहे हैं जब सीट शेयरिंग पर, जब मुद्दों पर बात होगी तब उनसे कहेंगे कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ये मुद्दों की बात नहीं होती, ये प्रोग्राम की बात कही है। अभद्र भाषा का प्रयोग, एजेंडा तय होगा। विजय जी, अभद्र भाषा का प्रयोग, अनर्गल भाषा का प्रयोग किसी कोई आम सहमति का विषय नहीं हो सकता। ये आम सहमति का विषय नहीं हो सकता। फिलहाल मैं अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे पास समय इतना ही है। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, जयराम विप्लव जी आपका भी शुक्रिया। मैं जानता हूं आप सबके पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन आप सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगा। विजय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ब्रेक पर हम बाद में जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अभी आपने देखी थी तस्वीरें कि वहां पे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है। दरअसल जब तक ये खबर लिखी जा रही थी तब तक ये विस्तार होने की बात थी, लेकिन अब ये विस्तार दरअसल हो चुका है। तो आप इसको इसी आलोक में देखिएगा, जो हमारी ये जो लाइनें जो लिखी गई हैं उसके आधार पर आज विस्तार दरअसल हो रहा है और विस्तार हो गया है। और इस नए मंत्रियों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दोपहर में करीब अब से थोड़ी देर पहले पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को पहले ही सौंप दी थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि नया मंत्रिमंडल प्रदेश में बेहतरी के लिए काम करेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो नए मंत्रिमंडल ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। हम सीधे इस पर बातचीत करने के लिए अपने संवाददाता के पास जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि 230 सीटों में से, जो अभी हाल में चुनाव हुए थे उनमें 230 सीटों में से 166 सीटें जीतकर बीजेपी ने जीत अर्जित की थी। और ये सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। एक महिला मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है और उनको पुष्प गुच्छ देकर के, उनको बुके देकर के उनका स्वागत कर रहे हैं मंत्रियों का। और ये शपथ ग्रहण के बाद की दरअसल उस समारोह की तस्वीरें हैं और वरिष्ठ नेताओं को भी आप देख सकते हैं मंच पर किस तरह से वो यहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता श्रेयस उपाध्याय मौजूद हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। श्रेयस, कौन से वरिष्ठ मंत्रियों ने या कौन कौन से खास चेहरे रहे हैं जिनके बारे में सुबह से ही प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिर कौन डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में लोग शामिल होंगे, अब वो सामने नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से तो कई सारी जो है कयासें लगाई जा रही थी। कहीं ये भी कहा जा रहा था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी विधायक हैं उनको भी मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर सांसदों की बात की जाए, रीति पाठक का भी नाम आ रहा था। तो
सारी कयासों पर अब जो है एक विराम लग चुका है, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है शपथ की वो अब शुरू हो चुकी है। जो कुछ नाम थे वो भी आने लगे हैं, उन्होंने भी शपथ जो है वो ले ली है। और साथ ही साथ अभी जो कुछ मंत्रियों के नाम थे, जो विशेष करके अगर हम बात करें तुलसी सिलावट की, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जी, ये बहुत अहम नाम होगा जो जबलपुर से सांसद हैं, क्योंकि इनके भी कयास लगाई जा रही थी। तो अर्चना चिटनीस और हेमंत खंडेवाल जो है, और ऐसे तमाम सारे जो नाम हैं, अभी ये देखना है कि आगे और कौन कौन शपथ लेता है, क्योंकि देखिए इसमें तकरीबन जो है 20 जो है वो कैबिनेट मंत्री रहेंगे, और 4 की अगर हम बात करें तो 4 जो है वो राज्य मंत्री और 6 जो है वो दर्जा प्राप्त मंत्री रहेंगे। जी जी जी, किस तरह से क्षेत्रवार संतुलन साधने के, आपने कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया, तो इसका मतलब है कि जो अनुभव है, और हम कुछ युवा चेहरों को देख सकते हैं, महिलाओं को देख सकते हैं जो शपथ ले रही थी, इससे पहले उनको बुके भी दिया गया, एक महिला और शामिल थी, तो महिलाओं का भी संतुलन ठीक ठाक दिख रहा है, और अनुभवी नेता हैं, उनको भी तरजीह दी गई इस मंत्रिमंडल में। श्रेयस, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए ये जितनी भी जी 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 बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी तैयारियां की गई मंत्रिमंडल के गठन की, जिनका जिनका नाम था, ये देखिए लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख के किया गया। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं की जो सहभागिता है मंत्रिमंडल में वो काफी अहम मानते हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व। देखिए 3 बार से लगातार जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव जी ने जो है अपना दिल्ली दौरा किया, उसमें संभवतः यही सब बातें रखी गई कि युवा चेहरों को मौका देना है और कितनी महिलाओं को मौका देना है। तो देखिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय था 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और 2024 के चुनावों को लेकर के ये महत्वपूर्ण है, किस तरह से समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश की गई है कि जब कामकाज की बात आए तो उसमें भी तालमेल बैठाया जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि समीकरण साधे जाएं या ये है, क्योंकि जो जब बात काम करने की आती है तो योग्यता की परख भी रखी गई होगी। जी बिल्कुल, देखिए योग्यता की बात करें तो अगर हम मुख्यमंत्री की बात कर लें तो मुख्यमंत्री जो है हमारे लगातार उज्जैन दक्षिण से 3 बार के विधायक रहे। उसके बाद ये जो है पिछली सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान के सरकार में भी ये शिक्षा मंत्री रहे। तो इनके एक मंत्रिमंडल में भी कई सारे ऐसे नाम जरूर हैं और रहेंगे, चूंकि संभवतः हम लोग ये देख भी रहे हैं कि जो लोग अभी मंत्रिमंडल में शपथ ले रहे हैं उनका भी काफी अच्छा एक बैक का एक्सपीरियंस रहा है, चाहे हम पुरानी सरकारों में बात कर लें। और अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो लोकसभा में एक तरीके से अगर हम कहें क्षेत्रवार की बात करें या फिर जातीय बात करें तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है मंत्रिमंडल में सभी विधायकों का नाम दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर सभी विधायकों का नाम दिया गया है और यह बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी श्रेयस, क्योंकि 2024 के चुनावों का जिक्र आप भी कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं। तो ये जो जिसको कहते हैं कि जिम्मेदारी, और जब डॉक्टर मोहन यादव पर आई है और उनके मंत्रिमंडल पर, तो ये साथ साथ ये भी एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी है कि जो चुनाव है वो एक बड़े अंतर से, क्योंकि जो पिछली बार आपको ध्यान होगा सिर्फ 1 सीट हारी थी बीजेपी मध्य प्रदेश से, और कम से कम अगर उससे बेहतर नहीं तो उसको रिपीट तो करना ही चाहेंगे इस बार भी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि अन्य राज्यों की तर्ज पर अगर मैं बात करूं या मैं उत्तर प्रदेश के ही तर्ज पे बात करूं तो 2022 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनके साथ ही जितने भी कैबिनेट के या दर्जा प्राप्त मंत्री थे या स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे, उसी दिन सभी ने जो है मंत्रिमंडल का जो है गठन हुआ और उसी दिन सब लोग ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका उलटफेर इसलिए हुआ क्योंकि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने शपथ ली और आज ठीक 22 दिसंबर को सोमवार को यानी 12 दिन बाद आज जो है मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। इसका कारण साफ ये दिखता है क्योंकि देखिए 2024 यानी 4 से 5 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई भी चूक नहीं करना चाहती जिससे उसको बड़ा नुकसान हो मध्य प्रदेश में। तो एक ये 12 दिन का जो है कई सारी बैठकें चली, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक हुई, उसमें 3 बार लगातार जो है मोहन यादव जी को दिल्ली बुलाया गया
और उसमें जो है सारी चीजें सामने रखी गई कि कौन कौन जो है इस मंत्रिमंडल के लिए उम्मीदवार का चयन किस नामों का किया जाए। देखिए आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे प्रदेश के प्रभारी बनाए जाते हैं, वैसे ही इस बार जो भी मंत्री बनेंगे वो आप ये मान लीजिए कि वो हर एक संसदीय क्षेत्र या फिर हर एक संभाग के वो जो है प्रभारी बनाए जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी जो है मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है और जो विधायक मंत्री बन रहे हैं उनका नाम तय किया गया है। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है और रोचक भी ये जानकारी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए श्रेयस उपाध्याय। तो हमारे संवाददाता श्रेयस उपाध्याय जुड़े हुए थे मध्य प्रदेश भोपाल से। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पुंछ हमले की, जिसके बाद सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और पुंछ में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमले करने वाले आतंकियों के खिलाफ आर्मी ने जबरदस्त अभियान चलाया हुआ है। तो पुंछ में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमले करने वाले आतंकियों के खिलाफ आर्मी ने जबरदस्त अभियान चलाया है और इसमें लगातार चाहे वो ड्रोन के जरिए हो या हेलीकॉप्टर्स के जरिए हो, ये अभियान चलाया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू पहुंचकर हालिया आतंकी घटनाओं और आतंकी निरोधक ग्रिड को और मजबूत करने के लिए बैठक कर रहे हैं। तो सेना प्रमुख जम्मू पहुंचे हुए हैं। इस बीच 3 नागरिकों की मौत के मुद्दे पर आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है, जो पूछताछ को लेकर नागरिक अधिकार के हनन की जांच करेगी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी 3 नागरिकों के मृत्यु पर। जम्मू कश्मीर में सर्च और काउंटर टेररिज्म में नागरिक अधिकार को लेकर आर्मी सजग होती है और नागरिकों की असुविधा को ध्यान में रखती है। लेकिन नागरिक अधिकार को लेकर आतंकियों की कार्रवाई कभी सुर्खियां नहीं बनती। बारामूला के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी को आतंकियों ने मस्जिद में गोली मार दी। हैरानी की बात यह है कि शफी मीर मस्जिद में सुबह नमाज पढ़ रहे थे, तभी आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। मीर कश्मीर पुलिस में एसपी रहे थे। तो वर्षों बाद जम्मू कश्मीर में अमन लौटा है। आम लोगों की जिंदगी पटरी पर सरपट दौड़ रही है। विकास अपने नए आयाम स्थापित कर रहा है और इस बीच में आतंक की ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर उसको गतिरोध देने की कोशिश है। लेकिन सीमा पार की हताशा में ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पुंछ में सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकियों के खिलाफ आर्मी ने जबरदस्त अभियान चलाया हुआ है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा त्यागी इस वक्त जुड़ी हुई हैं श्रीनगर से। रमा, आर्मी चीफ का दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ ये जो पुंछ की घटना है उसके पैरेलल वो भी अभियान चलाया जा रहा है। किस तरह से देख रही हैं आप इसको, क्या कुछ जानकारी साझा करेंगी? देखिए, बेहद अहम दौरा है और इसमें जिस तरह से आतंकियों की निराशा और हताशा कुछ वारदातों में देखी गई है और उसमें जो आतंकियों की रणनीति है, काफी कुछ हमारे जो सेना के भी जवान हैं उन लोगों ने निष्फल किया है, लेकिन उनकी रणनीति को समझने के लिए, उसे आगे कामयाब ना होने देने के लिए और किस तरह से इस पर लगाम लगाई जाए, इसको देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। आप जानते हैं जिस तरह से निखिल लगातार कश्मीर अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जो कश्मीर के लोग हैं वो मिथ्या धारणाओं से हटकर अब वास्तविकता में उनका जीवन कैसा होना चाहिए उसको देख रहे हैं, मुख्य धारा में लगातार शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो जगह जगह कोने कोने में गांव-गांव में पहुंच रही है, देश में पहुंच रही है, जम्मू कश्मीर में भी पहुंच रही है, उन इलाकों में पहुंच रही है जिन इलाकों में पहले किसी ने कल्पना नहीं करी थी। सरकार आपके द्वार के तर्ज पर लगातार जो है वहां पर जो अधिकारी हैं, जो वहां पर नेतागण हैं, जो मंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं, वो वहां पर लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। ये बात आतंकियों को जो है रास नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे जो वेव है इसको तोड़ने के लिए इस तरह की जो वारदातें हैं उनको अंजाम दिया गया है, लेकिन उनके जो इरादे हैं वो सफल नहीं हो पाए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो जानता है कि किसमें उसकी बेहतरी है, किसमें उसकी प्रगति है और किस तरह से, क्योंकि चहुओर आप देखें जम्मू कश्मीर में इन हमलों की निंदा हुई है। लोगों ने जिस तरह से ये हमले किए गए हैं उस पर बड़े सवाल उठाए हैं। जिस तरह से अगर हम जो अभी दिवंगत एसपी हैं उनकी हम बात करते हैं, मस्जिद के अंदर ये इस्लाम के विरुद्ध है, तो जो आतंकी हैं ना वो जम्मू कश्मीर के आवाम की परवाह कर रहे हैं, ना इस्लाम की परवाह कर रहे हैं, ना किसी और चीज की, ना मानवता तो दूर दूर तक छू नहीं गई है। तो इसे देखते हुए किस तरह से जो आवाम है उसका हौसला मजबूत करें, जो सेना है उसको और उसकी जो विजय है, जो उसकी जो चौकन्नापन है और ज्यादा
उनके जो ठीक है रमा, आपको पॉइंट आ गया जी। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा जी निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, और दौरा जो आपने बताया कि आतंकवादियों की हताशा साफ तौर पर देखी जा सकती है, वो भी बहुत सच है निश्चित तौर पर, और उन्हीं की वजह से ये इस तरह की हरकतें हो रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खत्म होने को है 2023 का साल। उपलब्धियां रही देश की बेमिसाल। अर्थव्यवस्था ने भरी उछाल तो खिलाड़ियों ने किया धमाल। अंतरिक्ष में दिखा भारत का दम तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हम। अमृत काल में सामाजिक योजनाओं से हो रहा वंचितों का विकास। 2047 में विकसित भारत के संकल्प की मजबूत हुई आस। देखिए साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा। भारत एट 2023 हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।